हेलो। ये लेक्चर में हम लोग इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो सेक्शन 10 क्या है ये देखने वाले हैं। बेसिकली सेक्शन 10 ये हमको स्टार्टिंग में पढ़ना चाहिए बिकॉज वहाँ पर सेक्शन 10 में मोस्ट ऑफ डेफिनेशंस है या मोस्ट ऑफ पोर्शन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वो कवर होता है। तो सेक्शन 10 है। सेक्शन 10 का जो प्रोविज़न है वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होता है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में 1 to 6 तक जो प्रोविजंस दिए हैं, जो एलिमेंट्स दिए हैं वो हमको सेक्शन में ही दिखाई देते हैं। और मेरे दूसरे साइड में जो प्रोविजंस जो 7 से लेकर 11 तक जितने भी पॉइंट्स हैं वो हमको सेक्शन 10 में नहीं है, लेकिन वो इसेंशियल एलिमेंट्स है सेक्शन 10 के या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। सेक्शन वो सेक्शन 10 में दिए है अग्रीमेंट, फ्री कंसेंट, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, लॉफुल कंसिडरेशन, लीगल ऑब्जेक्ट्स नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी अ void। और जो सेक्शन 10 में इंक्लूड्स नहीं है फिर भी वो इसेंशियल एलिमेंट्स है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। जैसे कि टू पार्टीज है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, लीगल फॉर्मेलिटीज, सर्टेनिटी, उसके बाद में पॉसिबिलिटी टू परफॉर्मेंस या पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ये क्या है? ये भी इसेंशियल एलिमेंट्स है। हम लोग वन बाय वन देखते हैं। जब भी अगर हम लोग इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है, व्हाट इज मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है हमको ये पहले देखना पड़ेगा। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है सेक्शन 2H में दिखाई, सेक्शन 2H में बोला है कि अग्रीमेंट होता है वो एनफोर्सेबल बाय लॉ है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। कोई भी अग्रीमेंट है जो क्या है एनफोर्सेबल बाय लॉ है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। बेसिकली यहाँ पे जो अग्रीमेंट है और सेकंड क्या है, जो अग्रीमेंट शुड बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो उन ये क्या बन जाएगा? हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो अब यहाँ पे जितने भी अग्रीमेंट होते हैं मे नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जो भी अग्रीमेंट है जैसे कि सोशल अग्रीमेंट्स हैं या अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन है, या फैमिली अग्रीमेंट्स है या हस्बैंड, वो क्या बन जाएंगे? वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेंगे। लेकिन जितने भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या रहेंगे? वो सेक्शन 10 में इंक्लूड्स रहेंगे। उसके बाद में हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे अग्रीमेंट। व्हाट इज अग्रीमेंट? तो सेक्शन 2E में दिया है अग्रीमेंट एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट्स ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन ऑफ ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। तो अग्रीमेंट का सीधा मतलब यहाँ पे दिया है कि प्रॉमिस यहाँ पे किया है दो पार्टीज के बीच में और उन्होंने कंसिडरेशन के रिगार्डिंग बात करते, कंसिडरेशन के डिलीवरी के रिगार्डिंग वो बात करते, तो उनके बीच में क्या बन जाता है? वहाँ पे वैलिड अग्रीमेंट बन जाता है। तो यहाँ पे अग्रीमेंट में कंसिडरेशन है वो इम्पोर्टेंट है जो ईच एवरी पार्टी मतलब प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी के बीच में होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक प्रॉमिस देखेंगे। एक प्रॉमिस किया है डिलीवर हिज वॉच टू बी, ए ने प्रॉमिस किया है कि और इन रिटर्न बी प्रॉमिस टू पे सम ऑफ 2000 रुपीज टू ए। ये दोनों के बीच में क्या हो गया है? अग्रीमेंट हो गया है। एक बार थोड़ा सा आप एक बार अच्छे से समझ लेना कि अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है और अग्रीमेंट है कब कॉन्ट्रैक्ट होता है कब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन आता है प्रॉमिस का। जो प्रॉमिस का डेफिनेशन सेक्शन 2B में दिया है, प्रॉमिस के डेफिनेशन के साथ में हमको एक और डेफिनेशन दिखता है या एक और डेफिनेशन पढ़ने को मिलता है जिसको हम लोग एक्सेप्टेंस बोलते हैं। तो प्रॉमिस ये है, लेटर स्टेज में आता है। पहले जो प्रपोजल दिया है सेक्शन 2A में उसका एक्सेप्टेंस होता है और एक्सेप्टेंस के बाद में उसका प्रॉमिस होता है। तो ये अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ पे व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, सिग्निफिकेंस इज एसन, द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड। उसने क्या किया? प्रपोजल को एक्सेप्टेंस दे दिया, तो उसके बाद में वो प्रपोजल क्या बन गया? प्रॉमिस बन गया। तो जैसे कि आपने वो डेफिनेशंस पढ़ोगे तो डेफिनेशंस में आपको वो समझ में आ ही जाएगा। देखो यहाँ पे क्या इल्यूस्ट्रेशन हम लोग पढ़ते हैं। इफ इन द गिव्स एग्जांपल अ फार्मर एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ द ट्रैक्टर ओनर, एक ट्रैक्टर ओनर का प्रपोजल है, एक्सेप्ट किया है ट्रांसपोर्ट ऑफ हिज प्रोडक्ट फ्रॉम द फार्म टू द मार्केट, द प्रपोजल देन बिकेम प्रॉमिस। तो प्रॉमिस ये क्या हो गया? जो ये प्रपोजल है वो क्या बन गया?
प्रॉमिस बन गया कि भाई उसने क्या किया, उसका फार्मर का प्रपोजल है वो एक्सेप्ट किया उसके वजह से। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो क्या वैलिड अग्रीमेंट्स होते हैं, लेकिन जितने भी अग्रीमेंट्स होते हैं वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं कि सोशल नेचर के होते हैं, रिलीजियस नेचर के होते हैं या मोरल नेचर के होते हैं, वो अग्रीमेंट कभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। लेकिन जितने भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो वैलिड अग्रीमेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो अग्रीमेंट्स होते हैं वो दो नेचर के होते हैं। पहला अग्रीमेंट्स होता है जो नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, और दूसरा हो सकता है एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो हम लोग आगे देखने वाले हैं कौन सा अग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ है, कौन सा अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है। उसके बाद में यहाँ पे जो सेक्शन 10 का फॉर्मूला दिया है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है, एक अग्रीमेंट है, एनफोर्सेबल बाय लॉ है। जैसे अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रैक्ट 2H में दिया है, अग्रीमेंट 2E में दिया है, और सेक्शन 10 में एनफोर्सेबल बाय लॉ। मतलब ये क्या बन गया, अभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। उसके बाद में हम लोग इसेंशियल एलिमेंट्स देखेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बेसिकली जो इसेंशियल एलिमेंट्स इसके पहले हम लोगों ने देखे थे, यहाँ पे ये जो इसेंशियल एलिमेंट्स है वहाँ पे कुछ कम, ये मतलब कुछ पॉइंट्स कवर किए, कुछ पॉइंट्स कवर नहीं किए, लेकिन हम लोग यहाँ पे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पूरे देख लेंगे। तो यहाँ पे अब क्या करना, आप थोड़ा सा पढ़ लो कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, तो आपको वापस समझ में आ जाएगा। जैसे कैपेसिटी ऑफ पार्टीज है, intention to create legal relationship, lawful consideration, free consent, lawful object, oral and writing is not registration, certainty, possibility of performance not expressly declared to be declare void, और लॉफुल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो आप इसको कैसे भी पढ़ सकते हो, ये कोई बाइंडिंगनेस नहीं है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देखने वाले हैं। तो उसका एक पूरा फॉर्मूला यहाँ पे आ जाता है, या ऑफर है, एक्सेप्टेंस है। ऑफर एक्सेप्टेंस के बाद प्रॉमिस बनेगा, प्रॉमिस के बाद में कंसिडरेशन डिलीवर करना पड़ेगा। अगर कंसिडरेशन आपको और आपका प्रॉमिस एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो उनमें दोनों पार्टीज में अग्रीमेंट बनेंगे। अगर ये तीनों भी चीज़ें लॉ के अकॉर्डिंग है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट फाइनली बन जाएगा। तो उसके लिए बेसिक एलिमेंट्स रिक्वायर्ड है लॉफुल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का। जब कोई भी पार्टीज़ है लॉफुल ऑफर देता है दूसरे पार्टीज़ को, तो वो लॉफुल ऑफर को एक्सेप्ट करने के बाद में ये वैलिड अग्रीमेंट बनेगा। और ऑफर क्या है, ये प्राइमरी स्टेज है किसी भी अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का। उसके बाद में आ जाता है कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तो उन्होंने वैलिड ऑफर दिया, वैलिड ऑफर के बाद में वो पार्टीज रहते हैं प्रॉमिसर एंड प्रॉमिस, उनके बीच में इंटेंशन चाहिए लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का। अगर वहाँ पे लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर कोई अग्रीमेंट होते हैं जो सोशल डोमेस्टिक नेचर के होते हैं या इमोरल नेचर के होते हैं या मोरल नेचर की भी है, लेकिन विदाउट कंसिडरेशन है, तो वो जो अग्रीमेंट है वहाँ पे जो पार्टीज है उनका इंटेंशन नहीं है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने के। ऐसे यहाँ से हमको पता चलता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक केस लॉज, बाल्फर वर्सेस बाल्फर का जो केस लॉज है, फेमस केस लॉज है। यहाँ पे इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज आगे हम लोग उसको डिटेल में डिस्कस करने ही वाले हैं। इतना ही देखना कि एक हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कोई भी अग्रीमेंट्स होता है रिगार्डिंग द मेंटेनेंस, और हस्बैंड है वो वाइफ को मेंटेनेंस नहीं दे पाता है, तो उसके रिगार्डिंग वाइफ है वो हस्बैंड के अगेंस्ट में सूट फाइल नहीं कर सकते, बिकॉज एक प्रकार का एक अरेंजमेंट है वहाँ पे। लीगल सैंक्शनिटी है, लीगल एनफोर्सेबिलिटी है, वो नहीं आती है वहाँ पे, बाइंडिंग में से वो क्रिएट नहीं होता है। ये हमको बाल्फोर के केस में बोला है, जो आगे हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद में आ जाता है लॉफुल कंसिडरेशन। जो ये बेसिक इसेंशियल एलिमेंट्स है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का। जो कंसिडरेशन का मतलब समथिंग फॉर समथिंग इन समथिंग इन रिटर्न है। अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट के फेवर में आपको वैल्यूएबल कंसिडरेशन है वो मिलना ही चाहिए दोनों भी पार्टीज़ को। अगर कंसिडरेशन वैलिड है तो कॉन्ट्रैक्ट आपका एनफोर्सेबल बाय लॉ रहेगा। तो सेक्शन 23, जब सेक्शन 2D हम लोग पढ़ेंगे कंसिडरेशन के रिगार्डिंग, तो साथ में हमको सेक्शन 20 ऐसे सेक्शन 23 है, 24 है, 25, ये भी सेक्शंस हमको
पढ़ने पड़ेंगे। तो सेक्शन 23 में उन्होंने बोला है कि कुछ ऐसे कंसिडरेशन जो अनलॉफुल है, जैसे कि फॉरबिड्स की ये लॉ ने उनको, फ्रॉडुलेंट नेचर के कुछ होते हैं कंसिडरेशन, किसी पर्सन्स को इंजरी इन्वॉल्व करने के रिगार्डिंग कंसिडरेशन होता है, या कंसिडरेशन ऐसे नेचर के होते हैं जहाँ पे लीगल प्रोविजंस डिफीट हो जाते हैं, या कोई भी कंसिडरेशन इमोरल और पब्लिक पॉलिसी के अपोज अगेंस्ट में रहते हैं, या कोई भी कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़, मतलब कोई जो पार्टीज़ है जो कैपेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, अगर वो टाइम पे उनसे हम लोग कंसिडरेशन लेते हैं, वो भी कंसिडरेशन हमारा सेक्शन 23 की कैटेगरीज में आता है। जैसे कि इडियट है, ट्रंक और लुनाटिक की तरफ से हम लोग कोई कंसिडरेशन लेते हैं, वो कंसिडरेशन भी सेक्शन 23 की कैटेगरीज में आ जाता है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि सेक्शन 11 में कौन पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, मतलब लास्ट का जो कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ है वो सेक्शन 11 में अच्छे से डिस्क्राइब किया है, जहाँ पे जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है उनमें मेजर आएगा, साउंड माइंड आएगा, और पर्सन इज नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, ये पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर इनके अलावा भी कोई माइनर है या अनसाउंड माइंड है, या किसी भी पर्सन को लॉ ने डिस्क्वालीफाइड किया है, ऐसे पर्सन अगर कंसिडरेशन पे करते हैं तो कंसिडर वो अग्रीमेंट है, एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। फ्री कंसेंट है, फ्री कंसेंट जो प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी होती है, उनका सेम थिंग एंड सेम सेंस, कंसेंट सेम थिंग एंड सेम सेंस। यानी फ्री कंसेंट इसका मतलब है कि जो कंसेंट देते हैं, जो सहमति देते हैं, वहाँ पे जो ये 5 एलिमेंट्स दिए हैं यहाँ पे, जो कोएशन है, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक्स, ये पाँचों के with the 5 elements the party should not give a consent। अगर वो ये 5 एलिमेंट्स में से कोई भी एक एलिमेंट्स वो कंसेंट देते हैं, तो उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे जो सेक्शंस दिए हैं, कोएशन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक्स, उनके सेक्शंस भी वहाँ पे दिए। तो हम लोग ये स्पेसिफिकली वहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे ज़्यादा वीडियो हमारा एकदम लॉन्ग होगा, इसके लिए हम लोग यहाँ पे डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे। लॉफुल ऑब्जेक्ट्स, जब कोई, इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए वैलिड अग्रीमेंट जरूरी है, और वैलिड अग्रीमेंट कब होगा, जब पार्टी के बीच में, प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी के बीच में लॉफुल ऑब्जेक्ट रहेगा, तो ही वो तो ही वो अग्रीमेंट क्या होगा, एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा, और अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा तो उसका कॉन्ट्रैक्ट में ऑटोमेटिकली कन्वर्जन हो जाएगा। जो सेक्शन 23 में जो 6 पॉइंट हम लोगों ने देखे थे, वही पॉइंट्स यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद में ओरल राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन में होना चाहिए। ऐसे इट इज़ नॉट अ मैंडेटरी थिंग, कोई कंपलसरी थिंग्स नहीं है एक्चुअली, लेकिन जब कोई भी अग्रीमेंट होता है जहाँ पे लीगल रिक्वायरमेंट है राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन की, तो वहाँ पे कंपलसरी राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए फॉर द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग कहीं फ्लैट परचेस करते हैं तो वहाँ पे ओरली फ्लैट परचेस नहीं होता है, वहाँ पे राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन वो कंपलसरी है, बिकॉज वहाँ पे लॉ का रिक्वायरमेंट है। इसकी वजह से सर्टेनिटी है, सेक्शन 29 में वहाँ पे उन्होंने बोला है कि कोई भी अग्रीमेंट्स होता है, अगर वो सर्टेन है, ओके, निश्चित है, तो ये क्या होगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा या वैलिड अग्रीमेंट होगा। कोई ऐसे सब्जेक्ट मैटर है, अग्रीमेंट सब्जेक्ट मैटर है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का या किसी भी अग्रीमेंट का, वो अनसर्टेन है, वो डिपेंड्स अपॉन द फ्यूचर हैपनिंग और नॉन हैपनिंग सर्कमटेंसेस, और जो हैपनिंग और नॉन हैपनिंग वाला जो इवेंट है वो पॉसिबल नहीं है परफॉर्म करना, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में वो कन्वर्ट नहीं होगा। इसके लिए जो सब्जेक्ट मैटर रहता है अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट का, वो सर्टेन रहना चाहिए। पॉसिबिलिटी टू परफॉर्मेंस, जो सर्टेन थिंग्स है जो हम लोग पॉसिबल है परफॉर्म करना, वही चीज़ के अगेंस्ट में क्या होगा, वैलिड अग्रीमेंट या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे कि सेक्शन 56 में दिया है फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या कोई भी ऐसे सब्जेक्ट मैटर रहते हैं किसी भी अग्रीमेंट के जिसको पॉसिबल नहीं है परफॉर्म करना, वो अग्रीमेंट वॉइड हो जाता है, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होते, बिकॉज उन नेचर ही उनका पॉसिबल नहीं है परफॉर्म करना। जैसे कि यहाँ पे इलुस्ट्रेशन है, अजय अग्री विथ
Vijay to discover the treasure by magic, the agreement is not enforceable because it is physically impossible to perform. तो यहाँ पे क्या है, एक मैजिक से अजय है अग्री विथ विजय टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक, कुछ ऐसे पैसे वगैरह है, वो जादू से लाने की प्रॉमिस कर रहा है वो, जो कि पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, ऐसे कोई अग्रीमेंट है जो एक्सप्रेसली वॉइड करके डिक्लेयर किए हैं, जो सेक्शन 24 में कौन से अग्रीमेंट है सेक्शन 24 में वॉइड डिक्लेयर किए हैं, या 24 से लेकर 30 तक। वहाँ पे इंक्लूड्स है रिस्टन टू मैरिज है, रिस्टन टू ट्रेड है, या अग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेगर है, ऐसे अग्रीमेंट और लॉ ने उनको प्रोहिबिट्स किया है। ऐसे इस प्रकार के अग्रीमेंट से कोई भी पर्सन नहीं बना सकता, अगर बनाता है तो आपको जो अग्रीमेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट, वो एनफोर्सेबल नहीं होगा। थैंक यू सो मच।